हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, विच इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन चैप्टर में, जो क्लास 12 में दूसरा चैप्टर है, उस सॉल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाऊंगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, सबसे पहले ये जानेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन which depend on the number of solute particles। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हूं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस which depend upon the solute particles present in a definite amount of solvent are called the colligative properties। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी, किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो उसमें डिसॉल्व करते हैं, उस सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है, उसी को ही हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं। देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जैसे यहाँ लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। इनके बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर से बोल रहा हूँ, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, एंड चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इन चारों के बारे में मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। अब मैं आपको सबसे पहला टॉपिक बताऊंगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने से पहले हम आपको बताएंगे व्हाट इज वेपर प्रेशर। उस वेपर प्रेशर को जानने से पहले देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम वेपर प्रेशर के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। एज्यूम करिए अगर आपके पास कोई क्लोज कंटेनर है, सपोज करिए इस क्लोज कंटेनर में यहां तक आपने वाटर भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड है, तो इसमें से ये लिक्विड है, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर इज जस्ट कोलाइडिंग टू ईच अदर और विद द कंटेनर ऑफ द वॉल। तो इसमें से जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो अपना ये लेवल जो सरफेस है, उस सरफेस को छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं। तो ये लिक्विड स्टेट है और ये वेपर, ये खाली स्थान है, तो इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ चले जाते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स वेपर फॉर्म में आ जाते हैं, वो नीचे एक प्रेशर लगाते हैं। तो एक तरह से इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसमें कंडेंसेशन और वेपोराइजेशन के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो जो मॉलिक्यूल यहाँ अपना लेवल छोड़ के यहाँ चले जाते हैं, वो इसके सरफेस पे एक प्रेशर डालते हैं। उस प्रेशर को ही हम वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। अब अगर हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे, तो वेपर प्रेशर का डेफिनेशन अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द vapors of the liquid at a particular temperature due to the state of dynamic equilibrium is known as the vapor pressure। मतलब ये जो वेपर्स के फॉर्म में आ गए, ये वेपर इसके लेवल पे एक प्रेशर डालेंगे इनटू द डायनेमिक स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम, तो इसी प्रेशर को ही हम वेपर प्रेशर के नाम से जानेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। सबसे पहले हमको जानना होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? अगर हम किसी कंटेनर में विच इज क्लोज, लिक्विड है, सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट में सपोज करिए हमने कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिला दिया। अगर हमने इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब पहले जो इसका वेपर प्रेशर था, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, वो ज्यादा था और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट या सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है,
उसी को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। यहां लिखेंगे लेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी, सपोज के लिए इट इज P0 एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बी P। तो इस तरह से अगर हम इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को P0 बोलेंगे और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज P, तो देयरफॉर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा P0 माइनस P। ध्यान दीजिएगा हमेशा P0 मींस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा, और जब हम उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इसलिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसी को हम P0 माइनस P और उसी को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के नाम से जानेंगे। अब इसी में अगर हमको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड करना है तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा P0 माइनस P अपॉन P0। इसका मतलब हो गया कि जब हम इस P0 माइनस P जिसे हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में P0 से डिवाइड कर देंगे तो ये इसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर होगा। अब इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसको हम कोरिलेट करेंगे राउल्ट्स लॉ से। अब इसमें एक नया टर्म आ गया राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ का मतलब होता है कि अब इसके बाद वाले टॉपिक में आपको बताऊंगा कि कैसे राउल्ट लॉ से हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ जो वेपर प्रेशर होता है P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू काई B। ये ध्यान दीजिएगा राउल्ट्स लॉ कहता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन में सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। फिर से सुनिए P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू काई B। इसका सेंस हो गया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of the solute in the solution। अब इसको अगर हम खोलें तो P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू काई B इज इक्वल टू होगा NB अपॉन NA प्लस NB। NB is the number of moles of the B component B और NA is the number of moles of the component A and plus component B। तो इस तरह से P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू हो गया। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा P0 माइनस P अपॉन P0 दिस इज इक्वल टू NB को लिखेंगे W बाई M डैश अपॉन W बाई कैपिटल W अपॉन M NA और प्लस स्मॉल w बाई M डैश। लेट अस सी P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू तो W अपॉन M डैश। इससे हम किसका कैलकुलेशन करेंगे, उस सॉल्यूशन में उस सॉल्वेंट में जो आपने सोल्यूट पार्टिकल्स मिलाया है वी कैन फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट व्हाटएवर वी हैव डिसॉल्व। तो इसकी वैल्यू हो गई M डैश। तो हमको P0 की वैल्यू पता होगी, P की वैल्यू पता होगी, P0 की वैल्यू पता ही है, स्मॉल w की वैल्यू पता है और कैपिटल W और कैपिटल M की वैल्यू पता है। तो हम यहां से M डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। For very dilute solution, ये ध्यान दीजिएगा Na और प्लस Nb दिस इज इक्वल टू Na प्लस Nb इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Na, क्योंकि Nb की जो वैल्यू होगी जब अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो उसमें Nb की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो देयरफॉर Na प्लस Nb वी कैन राइट Na और इस फार्मूले को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे P0 माइनस P
अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एनबी अपॉन, इसकी जगह पे हमने एनए लिख दिया तो एनबी अपॉन एनए सीधे वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम डैश अपॉन कैपिटल डब्ल्यू बाई एम। हमें एक रिलेशन मिल गया, इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, ध्यान दीजिएगा, तो पी नॉट की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू पता है, कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू पता है और कैपिटल एम की वैल्यू पता है, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एम डैश। तो यहां से हम ये देखेंगे कि इसमें यह प्रॉपर्टी इस सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, इसलिए वी कैन से दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? चलिए बहुत अच्छा। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को ऐसे समझिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको कहेंगे इवेल्यूस्कोपी। इवेल्यूस्कोपी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले आपको जानना होगा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द प्रेशर ऑफ द पर्टिकुलर लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर होता है वह जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, इसको समझने की कोशिश करिए। ये कोई कंटेनर है जिसमें आपने लिक्विड ले रखा है, जब हम इसमें कोई सॉल्यूट मिलाएंगे तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंजिंग होगी ये देखेंगे। When we add a non-volatile solute in a pure solvent, then the vapor pressure of the solution decreases. और जब उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, तो उसी को एलिवेशन कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि जो वेपर प्रेशर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, boiling point of pure solvent, अगर हम इसको मान लें दिस इज इक्वल टू टी नॉट, और दूसरा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हम इसको टीएस बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट टी नॉट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू टीएस। अब इसमें से आपको जानना होगा कि टीएस की जो वैल्यू होगी वो टीएस इज ग्रेटर देन टी नॉट, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर जब घटेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ेगा। तो अब इन दोनों के डिफरेंस को, तो देयरफॉर वी कैन से द बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम इस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयरफॉर elevation of boiling point, elevation of boiling point जिसे हम डेल्टा टीबी के नाम से जानते हैं, दिस डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होगा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो लिखेंगे टी एस माइनस टी नॉट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीएस माइनस टी नॉट, और यही जो टीएस माइनस टी नॉट है मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है उसी को हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटली इट इज प्रूव दैट डेल्टा टीबी की जो वैल्यू होती है वो मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब उसमें एक रिलेशन मिलेगा, एक डेरिवेशन होगा जिसको मैं आपके सामने बताऊंगा। Experimentally, it is proved that कि जो डेल्टा टीबी है
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम मींस मोलैलिटी। ट्राई टू अंडरस्टैंड मोलैलिटी क्या था। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज द मोलैलिटी। ये पाया गया कि जो डेल्टा टीबी की वैल्यू होगी वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर मोलैलिटी बढ़ेगी तो डेल्टा टीबी बढ़ेगा, मोलैलिटी कम होगी तो डेल्टा टीबी कम होगा। दिस इंप्लाइज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, है कांस्टेंट यूज करेंगे विच इज नोन एज द केबी इनटू स्मॉल एम, और इस वेयर केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी के बारे में आपको पता है, इट इज द डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एम इज द मोलैलिटी एंड केबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब इस वैल्यू को अगर हम यहां देखना चाहें तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी इंटू मोलैलिटी की वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स एन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इन किलोग्राम। लेकिन अगर वो मास ऑफ द सॉल्वेंट इज गिवन इनटू द ग्राम तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू इस एन को हम लिखेंगे डब्ल्यू बाई एम डिवाइड बाई डब्ल्यू की वैल्यू अगर ग्राम में है तो हम इसको लिख सकते हैं 1000। तो डेल्टा टीबी, दिस इंप्लाइज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अगर इस रिलेशन से हमको कैपिटल एम और कैपिटल डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई एम यानी कैपिटल एम की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमको एक रिलेशन मिल गया, इस रिलेशन से हम उस सॉल्यूट पार्टिकल्स के मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। m is equal to kb into small w into 1000 upon delta tb into capital W। फिर से जानिए कि since it is the colligative property which depends on the number of solute particles, तो उस solute particles का मोलर मास हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। फिर से फाइनली जो फार्मूला है उसको लिखेंगे m is equal to kb into small w into 1000 upon delta tb into capital W। m is equal to molar mass of the solute, kb is equal to molar elevation constant, small w amount of the solute 1000 is given, delta tb is equal to elevation of boiling point and capital W is equal to molecular mass of the solvent। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब अगर कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि इस kb ये इट इज अ कांस्टेंट, इट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसकी वैल्यू हमको फाइंड। अगर हमको इसका डेफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तो यहां से देख करके आप जान जाएंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अगर हम m को 1 कर लें मींस मोलर सॉल्यूशन हो तो लिखेंगे डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। तो कह सकते हैं कि केबी मींस मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इफ द सॉल्यूशन इज मोलर। ध्यान सुनिएगा, अगर कोई मोलर सॉल्यूशन आपने लिया है तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो केबी की वैल्यू होगी यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगी वह डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगी। इस तरह से आज हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहला पढ़ा हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और दूसरा पढ़ा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसी के क्रम में दो और प्रॉपर्टीज हैं जिसे कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस। ये दोनों टॉपिक चूंकि बड़े हो गए, ऑस्मोटिक प्रेशर बताने से पहले, समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस जानना होगा, तो टॉपिक बड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं उन दोनों टॉपिक का एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में करूंगा। और ये मुझे एहसास हो रहा है कि आपको ये टॉपिक जो मैं समझाया हूं समझ में आया होगा। इसके बाद के जो दो टॉपिक हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के इंतजार में जरूर देखिए उन दोनों टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच वंस अगेन।